मैं डॉक्टर गजेंद्र जैन, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी, एक बार फिर आपके सामने रीतिकालीन कवि पद्माकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो पद्माकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित है। विद्यार्थियों, रीतिकालीन परंपरा में जो प्रथम परंपरा रीतिबद्ध काव्य परंपरा है, उसके ये कवि पद्माकर हैं। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के आज की बात की जाएगी। सबसे पहले बात आती है ये जीवन परिचय के बारे में। ये तेलंग ब्राह्मण थे। जन्म इनका विक्रम संवत 1910 और निधन 1800 जन्म इनका संवत 1810 एवं निधन संवत 1890 में हुआ था। इनको जयपुर, बूंदी, उदयपुर और ग्वालियर के राजघरानों का सबल आश्रय प्राप्त हुआ था। उनके राज्याश्रय में रह करके इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अवध के सेनापति हिम्मत बहादुर के आश्रय में भी ये रहे थे। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है जो प्राप्त है। रीतिकाल के अंतिम चरण के आचार और सहृदय कवि हैं ये, और ब्रज भाषा के सुंदर सरस परिष्कृत रूप पद्माकर के काव्य में प्रतिष्ठित हैं। दूसरी बात इनकी रचनाओं की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जगत विनोद, हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्मावरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन आदि, और कुछ रचनाएं हैं जो उनके बारे में विवाद है। पद्माकर कुछ समय के लिए जयपुर के राजा प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह के आश्रय में रहे थे। महाराजा जगत सिंह के यहाँ बहुत सम्मान इनका था, तो जगत विनोद नाम की रचना में जयपुर के राजा जगत सिंह का गुणगान है। श्रृंगार का यह ग्रंथ है। अन्य रसों का वर्णन भी इसमें संक्षिप्त रूप से मिलता है। श्रृंगार रस निरूपण की दृष्टि से पद्माकर की यह रचना रीतिकाल के अन्य आचार्यों की अपेक्षा परिष्कृत और सुघड़ है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, अवध के सेनापति हिम्मत बहादुर के आश्रय में रहे थे, तो उनका उन्होंने गुणगान किया है। उनके आश्रय में रहे थे, इसलिए हिम्मत सिंह की वीरता और दानशीलता दोनों का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। पद्माभरण, चूंकि इनका नाम पद्माकर है, तो इन्होंने अपने नाम को लेकर के अलंकारों के वर्णन करने के लिए पद्मावरण नाम के ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। संस्कृत काव्य परंपरा में जो अलंकारवादी आचार्य हैं, उनके आचार्यत्व से प्रेरणा लेकर संस्कृत के काव्य शास्त्र को हृदयंगम करके उसके उदाहरण उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में, हिंदी कवित्व में, हिंदी पदों में प्रस्तुत किए हैं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली और रोचक हैं। अब बात हम करते हैं युगीन परिस्थितियां। जिस युग में पद्माकर का आविर्भाव हुआ था, वह युग मुगल साम्राज्य के पतन का युग था। चारों ओर घोर अव्यवस्था फैली हुई थी। जो राजा
जो नवाब शक्तिशाली था वही अपना राज्य स्थापित कर लेता था। छोटे छोटे राजा नवाब भी दरबार लगाते थे। श्रृंगार के नाम पर अश्लीलता का पोषण हो रहा था। कवियों की प्रतिभा समस्या पूर्तियों और आश्रयदाताओं के गुणगान तक ही सीमित हो चुकी थी। पद्माकर का काव्य इस दरबारी संस्कृति का द्योतक भी है और प्रभावित भी है, किंतु राजा के आश्रय में रहकर भी पद्माकर बहुत अंशों तक एक निरपेक्ष और विद्वान कवि के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करते रहे थे। अन्य कवि रीतिकालीन कवियों की अपेक्षा इन्होंने आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा और यह प्रशंसा का अतिरेक इनके यहाँ नहीं है। अब बात करते हैं पद्माकर की काव्य प्रतिभा, जो कि ब्रजभाषा के सुंदर सरस और परिष्कृत रूप इनके काव्य में परिलक्षित होते हैं और रीतिकाल के अंतिम चरण के आचार्य सहृदय कवि हैं। तो इनके यहाँ कवित्व और आचार्यत्व दोनों रूप इनके यहाँ प्राप्त हैं, लेकिन आचार्यत्व का इनको लोभ तो अवश्य था, पर इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, लेकिन कविता पर इन्होंने अधिक ध्यान केंद्रित किया, इसलिए वे कवि के रूप में ही अधिक मान्य हैं। पद्माकर ने आचार्य के रूप में पद्मावरण नामक रीति ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें अलंकारों का मुख्य रूप से और रसों और अन्य काव्य के अंगों का निरूपण इसमें किया गया है। पद्माकर ने अपने लक्षण ग्रंथों में नवीन और मौलिक मार्ग का अनुसरण किया है। इन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों में ध्वन्यालोक का अनुसरण किया है, लेकिन वह बहुत न्यून है, बहुत कम मात्रा में। अलंकार का कुछ कुछ अनुसरण है, लेकिन बहुत न्यून मात्रा में। इस प्रकार से देखा जाए इनकी काव्य प्रतिभा में मौलिकता का समावेश अधिक है, लेकिन ये रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवि हैं, आचार्य हैं, उनके कुछ आक्षेपों से ये बच नहीं सकते, क्योंकि काव्य प्रतिभा कवियों में जो पाई जाती है उसमें ये कुछ मायने में बहुत आगे निकल जाते हैं। इस दृष्टि से अब हम आगे बात करते हैं इनके काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य के विद्यार्थियों दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और कला पक्ष। आंतरिक सौंदर्य भाव पक्ष में आता है, कविता का बाह्य सौंदर्य कला पक्ष के अंतर्गत आता है। यद्यपि इस भाव पक्ष और कला पक्ष को लेकर के हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। संक्षेप में आपको यहाँ इतना ही समझना है कि इनके काव्य में इनका जो भाव पक्ष है उसमें श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की त्रिवेणी प्रवाहित है। रीतिकालीन काव्य में एक भूषण के बाद पद्माकर ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस को लेकर के अपनी रचनाएं लिखी हैं और वो बड़ी सशक्त भी हैं। कुछ रचनाएं इनकी भक्ति से संबंधित भी हैं और इनका कोई प्रबंध काव्य यद्यपि नहीं मिलता है। जो भी इनके काव्य पद्मावरण है तो प्रबंध काव्य मुक्तक काव्यों के पदों का संकलन है, जो कि विषयवार किया गया है, लेकिन वो प्रबंध काव्य का नाम नहीं दिया जा सकता। और इनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत मार्मिक इन पर टिप्पणी है। वो कहते हैं, इनकी मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष की अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य कवि में
नहीं, ऐसी मूर्ति कल्पना पद्माकर को छोड़कर अन्य कवि में नहीं पाई जाती है। अब इनकी कला पक्ष को देखा जाए तो इनके यहाँ शब्द योजना इनकी स्वाभाविक और बड़ी प्रौढ़ है। वह कला पक्ष इनकी कल्पना पक्ष और उदात्त पक्ष को साथ लेके चलती है, उनमें अद्भुत समन्वय है। भूषण बिहारी आदि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी उक्तियों, उनके कवित्वों के अंकन से कुछ मायनों में इनका काव्य श्रेष्ठ वो है। इनके काव्य में भावों की सुंदर व्यंजना के साथ साथ कला पक्ष के जो अंग हैं, जिसमें भाषा, अलंकार, छंद योजना बड़े बेजोड़ हैं। और कला पक्ष के अंतर्गत छंद में उन्होंने प्राय मुक्तक का प्रयोग किया है, शैली का सवैया कवित्व का प्रयोग अधिक किया गया है। यहाँ पर छंद की लय, गति अति महत्वपूर्ण है। तुक मिलाने के लिए अंग भंग इनके यहाँ नहीं है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये रीतिकाल के उत्कृष्ट कवियों में इनकी गणना होती है। इस प्रकार से अंतिम सारांश में कहा जाए तो पद्माकर का जो व्यक्तित्व जो पक्ष है और कृतित्व पक्ष है, दोनों रीतकाल की परंपरा के अनुरूप है, लेकिन उसमें इनका जो कवित्व शक्ति है वो इनकी इतनी बेजोड़ है कि रीतकाल की अग्रिम पंक्तियों में इनकी गणना की जाती है। आज की बात इतनी ही।